नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी को लाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ डिस्कशन करवाया जा रहा है और और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है, फुल लेंथ टेस्ट जो है उनका 11वां है और ओवरऑल टेस्ट जो है वो 25 है। तो ये जो फुल लेंथ टेस्ट है उस 11वां, उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सोम यज्ञ, क्वेश्चन नंबर 1। सोम यज्ञ सोम यज्ञ के दौरान कौन से पुरोहित सोम यज्ञ के दौरान कौन से पुरोहित जो है वो साम वेद के मंत्रों का पाठ करते थे? होत्री, उदघात्री, अर्धवयु या ब्रह्म? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद गायत्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्राचीन भारतीय इतिहास साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देवताओं और कुल पिताओं की वंशावली को संदर्भित करता है? इतिहास, पुराण, वंश या आख्यान? तो ऑप्शन नंबर सी, वंश। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर पुराणों और कुछ वैदिक साहित्य में वंश का अर्थ है देवताओं, ऋषियों और कुलपतियों की वंशावली या वंश सूची से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथ है? कौन सा एक प्रमाणित बौद्ध ग्रंथ है? तो इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खंडत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। रानी कमलावती द्वारा अपने पति को संसार त्यागने के लिए राजी करने की कहानी जो है वो महावीर की शिक्षाओं वाले किस प्राकृत ग्रंथ में मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तरा अध्ययन सूत्र में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पहला जो शक राजा था, भारत में पहला शक राजा जो था वो कौन था? अजय, घटोच, गुरुदामन या मोगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोगा। ऑप्शन नंबर डी, मोगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वैदिक राजा की बढ़ी हुई शक्ति अक्सर निम्नलिखित से जुड़ी होती है? कृषि का विस्तार, राजकीय यज्ञ, विदेशी शासकों के साथ गठबंधन या कानून का संहिताकरण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकीय यज्ञ। ऑप्शन नंबर बी, राजकीय यज्ञ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने शुरू में सुझाव दिया कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की एक औपनिवेशिक शाखा है? J.F. जारिको, मॉन्टियर वीडर, रिचर्ड एच मीडो या अलेक्जेंडर कनिंगम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टियर वीडर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र स्थल है जो कौन सा है जो 3 मुख्य भागों में विभाजित है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ज्ञात स्थल जो 3 प्रमुख भागों गद, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित है वो धौलावीरा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बागोर स्थल पर बागोर स्थल पर बागौर स्थल पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बागौर स्थल पर पाए गए सूक्ष्म पाषाण उपकरण मुख्यतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोग किए जाते थे? कृषि अर्थव्यवस्था, शिकार अर्थव्यवस्था, पशुपालन अर्थव्यवस्था या मछली पालन अर्थव्यवस्था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिकार अर्थव्यवस्था। राजस्थान का बागौर भारत का एक प्रमुख और संभवतः सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है जो सूक्ष्म पाषाण उत्खनन और एक अनोखे सूक्ष्म पाषाण उद्योग के लिए जाना जाता है। इन औजारों को बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्राथमिक कच्चे माल जो है वो काठ्स और चट थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रगुप्त की मूल उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने उसकी उपाधि मौर्य बताई थी? चाणक्य, मेगास्थनीज, कालिदास या श्रीधर स्वामी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर स्वामी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अकबर के प्रावधान अकबर के प्रावधान अकबर के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वो मिश्रित टुकड़ियों में शामिल था? कौन सा समूह जो है वो मिश्रित टुकड़ियों में शामिल था? मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। किस शासक ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी राजधानी जो है वो स्थापित की थी? पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अंगपाल तोमर या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंगपाल तोमर। दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित करने वाला पहला शासक जो था वो तोमार राजा अनंगपाल था। उसने वर्तमान महारौली के पास लाल कोट नामक एक प्रारंभिक किलेबद्ध शहर की स्थापना की थी और यहीं से दिल्ली के एक राजनीतिक केंद्र के रूप में इतिहास की शुरुआत हुई थी। तंबूर वंश जो है वो दिल्ली को अपना राजधानी बनाने वाला शुरुआती राजवंशों में से एक थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद कई सूफी संत जो है वो निम्नलिखित में से किस ढक्कन शासन के दरबार में चले गए थे? विजयनगर के शासक, मराठा सरदार, गोंड राजा या बहमनी शासक? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, बहमनी शासक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रारंभिक मध्यकालीन
प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो जेजा का भुक्ति के नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड, मालवा, ढक्कन या गुजरात? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली आंग कंदुक ने विजयनगर काल के दौरान नायकों की संस्था का अध्ययन किया था? कौन किया था? तो वास्को डी गामा और अल्फा दी अलबुकर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 16वीं शताब्दी में विजय के बाद ब्रिटेन का साम्राज्यवादी इतिहास जो है वो शुरू हुआ था? भारत, आयरलैंड, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। 1741 में बंगाल के नवाब सरफराज खान की हत्या कर बंगाल का नया सूबेदार जो है वो कौन बना था? सिराजुद्दौला, अलवर्दी खान या मोहम्मद शाह या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलवर्दी खान। 1740-41 में भागीरथी नदी के तट पर गिरिया के युद्ध में बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल अलवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित कर मार डाला था। इस विजय के बाद अलवर्दी खान ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से औपचारिक मान्यता प्राप्त कर बंगाल के नया सूबेदार के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 1879 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति किस स्थान पर स्थापित की गई थी? अरबिया, लंदन, भारत या फ्रांस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लंदन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद सदस्यों को निम्नलिखित की अनुमति थी? सत्रों के दौरान प्रश्न पूछना, गवर्नर जनरल का चुनाव करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित वीटो कानून या वायसराय की नियुक्ति करना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सत्रों के दौरान प्रश्न पूछना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 के माध्यम से भारतीय सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ था? बढ़ गई थी, घट गई थी, पूर्ववर्ती रही थी या भारतीयों को सदस्यता से प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 1897 में बिना मुकदमा चलाए किसे निर्वासित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या नाटू भाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाटू भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसने कहा था कि आज के अतिवादी कल के उदारवादी होंगे और जैसे आज के उदारवादी कल के अतिवादी थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस तारीख को बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से लागू किया गया था जिसके कारण एक दिन का शोक मनाया गया था? कौन सा तारीख था? तो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रारंभिक राजनीति संघों पर विचार करना है? बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या पूना सार्वजनिक सभा? तो इसमें से इन संघों को
उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। भंग भाषा प्रकाशिक प्रकाशन सभा जो है वो 1836 में इसे राजा राम मोहन राय के सहयोगी द्वारा स्थापित किया गया था। और लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो 1838 में इसकी स्थापना जो है वो द्वारका नाथ टैगोर और अन्य जमींदारों द्वारा कलकत्ता में जमींदार हितों की रक्षा के लिए की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है वो 1851 में। लैंड होल्डर सोसाइटी अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से बनाई गई थी। अब पुनः सार्वजनिक सभा जो है वो 1867 से 70। इसे महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी और अन्य ने स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वदेशी संगम का गठन किया गया था? बारिसाल, तिरुनेलवेली, कोलकाता या मुंबई? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित औसत दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई या किलोमीटर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन अनियमित आकाश गंगाओं की विशिष्ट सामग्री का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बड़ी मात्रा में गैस और धूल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सौर वायु द्वारा अंतर तारकीय माध्यम में निर्मित बुलबुले का नाम क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, ऊंट बादल या हेलिओस्फीयर या क्षुद्र ग्रह बेल्ट? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हेलिओस्फीयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कोरियोलिसिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कोरियोलिसिस बल के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पृथ्वी की परिक्रमा के कारण उत्पन्न एक प्रत्यक्ष बल है। यह उत्तरी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर मोड़ने के लिए उत्तरदायी है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत कार्य करती है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 2 3 तीनों जो है वो गलत है। कोरियोलिसिस बल जो है वो बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक आभासी बल है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूर्णन इस प्रकार को प्रेक्षणीय बनाती है। और जो है यह कोरियोलिसिस बल गतिमान वस्तुओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करती है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत कार्य करता है, ये गलत है। कोरियोलिसिस बल जो है वो गति की दिशा और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत कार्य करता है, न कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वे कौन सा क्षेत्र है जहां आइसोस्टैटिक पोस्ट ग्लेशियर रिबाउंड देखा गया है? कौन सा क्षेत्र है? तो बाल्टिक सागर और हडसन की खाड़ी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यू स्टैटिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह तब होता है जब समुद्री जल की मात्रा में भिन्नता के साथ समुद्र का स्तर जो है वो बदल जाता है। यह सदैव वैश्विक प्रभाव डालता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा डेल मेसियन तट रेखा का उत्कृष्ट उदाहरण है? ग्रीस, इटली, स्पेन या क्रोएशिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोएशिया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से पायरोस्फीयर का मुख्य घटक जो है वो क्या होता है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्ड स्पार या बेसाल्ट? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेसाल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। हिमालय क्षेत्र और नदियों के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु से सतलुज, और कुमाऊं हिमालय सिंधु से सतलुज, और कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलुज से काली, और नेपाल हिमालय जो है वो काली से तीस्ता, और असम हिमालय जो है वो तीस्ता से दिहांग। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो 1 और 4 जो ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती या साबरमती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4, 2, 3, 8। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यह जो छोटे बर्फीले धूल के गोले हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और मुख्य रूप से बर्फ और धूल से बने होते हैं। आम तौर पर इनकी कक्षा जो है वो बहुत लंबी होती है, और जब ये सूर्य के निकट पहुंचते हैं तो इनकी पूंछ जो है वो चमकती हुई दिखाई देती है। उपयुक्त गणितांश में निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का वर्णन किया गया है? धूमकेतु, उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धूमकेतु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बायो रॉक प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? प्रवाल भित्तियों की प्रजातियों को पुनः बहाली और संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शुद्ध बायोमास गया क्षेत्र वर्ष के दौरान किसी भी फसल मौसम में कम से कम एक बार बोई गई फसलों के कुल क्षेत्रफल को दर्शाता है। कृषि योग्य बंजर भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो 5 वर्ष से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है। वर्तमान पड़ती भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जो 1 या अधिक वर्षों तक किंतु 5 वर्षों से कम समय तक बिना खेती के छोड़ी गई है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 कथन जो है वो सही है। वर्तमान पड़ती भूमि से तात्पर्य यह है कि वह कृषि भूमि है जिसे जानबूझकर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए बिना जोते रखा जाता है ताकि उसे आराम करने और प्राकृतिक रूप से अपनी उर्वरता बाहर करने का अवसर मिल सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों की परतों के बीच स्थित जीवाश्मों से बनी है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अवसादी चट्टानें जो है वो चट्टानों की परतों के बीच स्थित जीवाश्मों से बनी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से नदीय भू आकृतियों से संबंधित है? नदी प्रणाली, हिमनदीय गतिविधि, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं या तटीय प्रक्रियाएं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नदी प्रणाली इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ज्वालामुखी विस्फोट के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हो सकते हैं? वनों का जलना या विनाश, पृथ्वी के ताप संतुलन में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, संपर्क कायांतरण, अम्ल वर्षा? नीचे दिए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। डायमंड रिंग प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक दृश्य घटना है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान घटित होती है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण से ठीक पहले और बाद में देखा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ
के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विशेषताएं बोने ग्रह की हैं? कौन सी विशेषताएं बोने ग्रह की है? यह सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि इसका स्वगुरुत्व इसे लगभग गोल बना देता है। इसने अपने आसपास के क्षेत्र को अन्य पिंडों से मुक्त कर दिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊसर मिट्टी बंजर होती है और इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी जो है वो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंद महासागर जो है वो ध्रुव हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित समुद्र की सतह के तापमान में अंतर है। एल नीनो के प्रभाव से आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा में कमी आती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन इनपुट का उदाहरण है? जमीन, मशीनें, श्रमिक या कारखाना निर्माण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रमिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद किस सिद्धांत से ली गई अवधारणाएं हैं? लागत, उत्पादन, उपभोग, वितरण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्पादन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह किसी अर्थव्यवस्था के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसमें से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है। इसमें देश के भीतर विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा विदेश से प्राप्त निवल कारक आय का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी निवल घरेलू निवेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसे सरकार के अंतिम उपभोग व्यय से बाहर रखा गया है? सार्वजनिक निगम को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा एड वेलोरम टैक्स लगाने का आधार है? वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य, बेचे गए वस्तुओं की मात्रा, प्रति इकाई जो है वो निश्चित राशि या वस्तु का वजन? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु जो है वो पुनः विक्रय या आगे के प्रसंस्करण के लिए किसी अन्य उत्पादक इकाई को बेचा जाता है? अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मध्यवर्ती वस्तुएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के प्रमुख के रूप में कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के वित्त मंत्री, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टिकाऊ वस्तुओं को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन सा करता है? तो वे वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी, वे वस्तुएं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है या जिनका उपयोग अल्प अवधि में किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। परिचालन अधिशेष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पूंजी के मालिकों द्वारा श्रम और अन्य खर्चों का भुगतान करने के बाद अर्जित आय है। इसमें व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ, किराया और ब्याज शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य पूर्ण प्रणाली का रख रखाव निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्व सीमा शुल्क संगठन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। धन की ऐतिहासिक मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अप्रत्याशित भुगतान या व्यय को पूरा करने की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। इसमें पूर्वानुमानित नियमित कर्जों को पूरा करने के लिए नकदी रखना शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यदि व्यापारिक साझेदारों के हितों को नुकसान पहुंचता है तो वे कार्रवाई कर सकते हैं। प्रभावित देश विवाद निपटान प्रक्रियाओं के माध्यम से समाधान खोज सकता है या प्रतिकारी शुल्क लगा सकता है। उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की WTO सब्सिडी का वर्णन किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, एम्बर बॉक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। अंतरपणन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें विभिन्न बाजारों में एक साथ परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री शामिल है। इसका उद्देश्य विभिन्न बाजारों में एक ही परिसंपत्तियों के मूल्य अंतर से लाभ कमाना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का घटक माना गया है? सोना, विशेष आहरण अधिकार या IMF में आरक्षित अंश स्थिति। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक जो है वो केवल निम्नलिखित की पूर्व सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पीठासीन अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किस तिथि पर किए गए थे? तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? निवारक निरोध, पशु क्रूरता, पुलिस, ट्रेड यूनियन, शिक्षा। उपरोक्त में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4 और 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। आयोग और उनके प्रारंभ वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरकारिया आयोग जो है वो 1983 और राज्य मन्नार समिति जो है वो 1959 होगा और पूंजी आयोग 2007। तो इसमें से केवल 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहला संशोधन 1951। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 125, 124, 127, 129। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 127। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को जड़ विहीन घास के रूप में वर्णित किया है? LM सिंघवी समिति, थुंदंग समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, GVK राव समिति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह राष्ट्रपति को 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद बनाने का अधिकार देता है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू है।
पेशा अधिनियम जो है वो 6ठी अनुसूची पर लागू नहीं होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने हाल ही में 23वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कानून के उल्लंघन के अभियोजन के लिए उसके पास कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। वह अपना अधिकार और कार्य पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के प्रावधानों से प्राप्त करता है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन गलत है। कैग के पास न्यायिक या अभियोजन संबंधी शक्तियां जो है वो नहीं होती हैं। और दूसरा जो है वो अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, कैग से नहीं। कैग को मुख्यतः संविधान के 148 से 151 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिनियम 1971 जैसे वैधानिक कानूनों से अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने ये खान सर के द्वारा जो फुल नेम टेस्ट लिया जा रहा है उसी का आज के सेशन में डिस्कशन किए हैं। तो और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।